Bismillahirrahmanirrahim. The next topic we are going to cover in the respiratory disease is tumors of the bronchus and the lungs. उसमें से भी bronchial carcinoma को हम स्टडी कर रहे हैं. इसका कुछ बेसिकली MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है. लाइक द कॉमनेस्ट सेल टाइप ऑफ ब्रोंकियल कार्सिनोमा, कॉमनेस्ट जो है वो स्क्वामस है, और फिर एडिनो कार्सिनोमा, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, और लार्ज सेल कैंसर. स्मॉल सेल कैंसर के साथ बहुत सारे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स दे आर एसोसिएटेड, लाइक लंबर-एटन सिंड्रोम, और यहाँ पे लिखे हुए हैं लंबर-एटन सिंड्रोम, मिस्थीनिया के सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन, ACTH प्रोडक्शन, वो हाइपरकैल्सीमिया ड्यू टू पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन प्रोडक्शन. ये क्वेश्चन करवाएगा ACTH. इसकी इन्वेस्टिगेशन वुड बी चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन, मीडियास्टिनल वो लिम्फोडेनोपैथी या मीडियास्टिनल जो भी मेटास्टेटिक स्प्रेड है उसको प्रेजेंट करवा सकता है इन CT एंड एक्सरे. बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, ब्रोंकियल आवाज़ ले सकते हैं फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप से, उसकी बायोप्सी ले सकते हैं. दैट वुड बी हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग. मोस्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी प्लूरल एफ्यूजन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं. इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स. मैनेजमेंट, कोई भी कैंसर उसकी मैनेजमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट, रिजेक्शन, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी होनी है. और फिर आता है ट्यूमर्स ऑफ मीडियास्टिनम. ट्यूमर्स ऑफ मीडियास्टिनम में कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, या मैसेज मीडियास्टिनल मैस के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं. एक तो हमने पढ़ा था ALL में मीडियास्टिनल मैस होगा, हॉजकिंस लिम्फोमा में, सार्कोइडोसिस में, थायमिक ट्यूमर, आयोटिक एनेरिज्म, रेट्रोस्टेनल गोइटर और डर्मोइड सिस्ट, दे ऑल कैन कॉज मीडियास्टिनल मैस. नेक्स्ट, ये सारे ना बेसिकली MCQs के लिए हैं. सार्कोइडोसिस, ये इंपॉर्टेंट है. सार्कोइडोसिस क्या है? एक मल्टी सिस्टम ग्रेनुलोमैटस डिजीज़ है. जैसे हमने TB में पढ़ा कि ग्रेनुलोमास होते हैं, इसमें भी ग्रेनुलोमास होते हैं, लेकिन ये नॉन केशिएटिंग होते हैं. इसकी एटियोलॉजी क्या है किसी को कुछ पता नहीं. कैन बी बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम या प्रोपियोनी बैक्टीरियम या वायरसेस, लेकिन इसके कॉजेज़ बिल्कुल भी नहीं पता. इसकी प्रेजेंटेशन क्या है? इट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक जस्ट लाइक TB, बट फिर वो भी चेस्ट एक्सरे से पता लग गया था. ये भी चेस्ट एक्सरे से ही abnormal लिवर फंक्शन टेस्ट से पता लग जाएगा. रेस्पिरेटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, एरिथमा नोडोसम एंड आर्थ्रेल्जिया, ऑकुलर सिम्टम्स, स्किन स्कार्गॉइड, सार्कोइडोसिस, सुपरफिशियल लिम्फोडेनोपैथी, या फिर हाइपरकैल्सीमिया, डायबिटीज इंसिपिडस, क्रेनियल नर्व पाल्सीज, कार्डियक एरिथमा, नेफ्रोकैल्सिनोसिस, जो कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, बट या दे कैन हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ सार्कोइडोसिस. सार्कोइडोसिस की डिटेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज़ है ना, जिस हम आगे चलो इन्वेस्टिगेशन में पढ़ते हैं, पहले हम लोग ना इसकी पॉसिबल सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट इन सार्कोइडोसिस और इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है वो पढ़ लेते हैं. मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, ऑस्टियोप्रोसिस या ऑर्थोपैथीज होगी, जिससे हमने पढ़ा हाइपरकैल्सीमिया हो रहा बॉडी में. मे बी बिकॉज बहुत ज़्यादा जो है विटामिन D प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑल्टर्ड लिवर फंक्शन, तो वो हाइपरकैल्सीमिया करा रहा है. वो किडनीज़ के भी नेफ्रोकैल्सिनोसिस और हाइपरकैल्सीयूरिया और रीनल स्टोन्स बनाएगा. स्किन में प्लेक्स, नड्यूल्स, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्कार्स अलॉन्ग विद एरिथमा नोडोसम, ग्रेनुलोमैटस लिवर डिजीज़, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, क्रेनियल नर्व पाल्सीज, और ये इन्फिल्ट्रेट कर जाता है इनटू लैक्रिमल एंड पैरोटिड ग्लैंड्स, उनकी लार्जमेंट कराता है. और इट प्रेजेंट्स शॉगन सिंड्रोम के पैरोटिड ग्लैंड की भी सिक्रेशन कम कर देता है, लैक्रिमल ग्लैंड की भी सिक्रेशन कम कर देता है. ब्रेन में पैकीमेनिंजाइटिस, पेस ऑक्यूपाइंग लेजन, डायबिटीज इंसिपिडस. इंसिपिडस ये कि सेंट्रल या नेफ्रोजेनिक को तो डिपेंड करता है, बट ब्रेन में अगर है कॉज तो इसका मतलब सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस. एंटीरियर यूवाइटिस का सिंड्रोम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंटीरियर यूवाइटिस का एक बात याद रखनी है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ द डिजीज़. सार्कोइडोसिस की मोस्ट कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन डिजीज़ की, मतलब सार्कोइडोसिस की क्या है? बायलेटरल ग्रेनुलोमैटस यूवाइटिस या एंटीरियर यूवाइटिस इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन. लिम्फोडेनोपैथी बायहाइलर लिम्फोडेनोपैथी, इस पर स्टार लगाएं, बायहाइलर लिम्फोडेनोपैथी पे, और एक जो है एरिथमा नोडोसम पे. ये स्प्लीनोमेगैली भी कराता है, लेकिन ये कोई क्लबिंग नहीं कराता. एक बात याद रखिए, फिंगर क्लबिंग था ये इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कराता था, बट ये क्लबिंग नहीं कराता. इसी तरह ब्रोंकिएक्टेसिस वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, बट वो क्लबिंग कराता है. इसकी इन्वेस्टिगेशन में आते हैं. अब जो मैंने 2 स्टार लगाए ना, ये बात याद रखनी है, बायलेटरल हाइलर पे और ये एरिथमा नोडोसम पे. इसको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ इन्वेस्टिगेशन में. जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, बिकॉज देर इज़ लिम्फोडेनोपैथी, देर विल बी लिम्फोपीनिया, लिवर फंक्शन ऑल्टर्ड, हाइपरकैल्सीमिया हुआ है बिकॉज लंग्स में बहुत ज़्यादा कैल्सिट्रायोल बन रहा है. जैसे मैंने बताया था स्मॉल सेल लंग कैंसर भी प्रेजेंट करेगा एज अ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, तो वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम बना रहा है, दैट लीड्स टू हाइपरकैल्सीयूरिया, नेफ्रोकैल्सिनोसिस. ग्रेनुलोमैटस डिजीज़ है ये नॉन केशिएटिंग, तो एस एंजाइम ने भरना ही था. यू वुड गो फॉर करेक्टरिस्टिक HRCT और आपको मिल जाएंगे रेटिकुलोनोडुलर ओपेसिटीज़. कंफर्मेशन और कॉम्पोनेंट डायग्नोसिस कौन सी चीज़ें बनाती हैं? 2 चीज़ें जिस पे मैंने आपका स्टार लगाया था.
एक तो एक बाय हाइलर लिम्फोडेनोपैथी और दूसरा एरिथमा नोडोसम। एरिथमा नोडोसम विद बाय हाइलर लिम्फोडेनोपैथी इज द कंफर्म कि ये हमारे पास कुछ और नहीं बल्कि सार्कोइडोसिस ही है। हाउ वुड यू मैनेज सच पेशेंट? सबसे पहले तो आपने देना है उसे NSAIDs, फिर आपने उसे देना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स like prednisolone should be started at 20 to 40 milligram per day in the presence of hypercalcemia, pulmonary impairment, renal impairment या uveitis के लिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वुड बी गिवन। और फिर यू कैन गो फॉर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लाइक बाकी जो है उसकी सिविरिटी ऑफ द डिजीज़ को कम करने के लिए मेथोट्रेक्सेट, एजाथाइप्यूरिन, अल्फा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा के इनहिबिटर्स, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एंड क्लोरोक्वीन, लो डोज ऑफ थैलिडोमाइड। And last but not the least, sarcoidosis can also be treated by using single lung transplantation. ठीक है, अगर कोई पूछे कि बाय ले वो एरिथमा नोडोसम है बाय हाइलर लिम्फोडेनोपैथी है, तो सबसे पहले ड्रग कौन सी यूज़ करेंगे वो है NSAIDs एंड वी विल रीअश्योर द पेशेंट कि ये डिज़ीज़ क्या है, डिजीज़ एजुकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें फर्दर आगे हम करेंगे। पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज़ में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Venous thromboembolism can present with DVT या pulmonary embolism, septic emboli from endocarditis and tumor, fat, air, amniotic fluid या placenta, जो भी हुआ है बट embolism हुआ है बॉडी में। How would it present और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? प्रेजेंट कैसे करेगा? पेशेंट फेंट हो जाएगा, कोलैप्स, चेस्ट पेन, स्वीयर डिस्निया और उसकी जुगुलर विनस प्रेशर बढ़ा हुआ होगा। और साइंस में जब ये स्टेप रखेंगे तो राइट वेंट्रिकुलर गैलप रिदम आ रहा है, देयर इज साइनोसिस, यूरिन आउटपुट कम हुआ है। अब चूँकि ये सारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब ऑब्वियसली किसी लंग की वेसल में सैडल शेप्ड एम्बोलाई फंस चुका हुआ है, इट विल लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लाउड P2, राइट हार्ट फेलियर की तरफ लग जाएंगे ये लोग, देयर विल प्रोमिनेंट राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी ABGs में वो भी कम होगा। आप ECG कराएंगे, एक ECG में बहुत स्पेसिफिक एक चीज़ दिखने को मिलेगी, वो क्या है? S1Q3 T3 पैटर्न, टी वेव इन्वर्जन के साथ S1Q3 T3। ये MCQ भी आया हुआ है UHS के पास पेपर्स में। व्हाट कैन बी द ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस? इसको आपने एक्सक्लूड करना है। MI पेरिकार्डाइटिस को, निमोनिया, निमोथोरक्स को, इन सब को आपने एक्सक्लूड करना है। या अदर कॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन या मस्कुलोस्केलेटल चेस्ट पेन तो नहीं है, इन सबको आपने एक्सक्लूड करना है बाय ECG या चेस्ट एक्सरे, वो हम आगे करते हैं। बट व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म? मेजर कोई सर्जरी हुई है, उसके बाद प्रेगनेंसी, COPD, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स हैं, या प्रीवियस भी वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाली कोई भी एपिसोड रह चुकी हुई है, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, वेरिकोज वेन फ्रैक्चर, so these all increases the risk of venous thromboembolism. सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में आप कराते हैं चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आपको देखने को क्या मिल रहा है कि इनलार्ज पल्मोनरी वेसल्स हैं और ओलिगेमिक लंग फील्ड्स हैं, जिसे वेस्टरमार्क साइन भी कहते हैं। एलिवेटेड हेमी डायफ्राम बिकॉज ऑफ ईदर प्लूरल इफ्यूजन यहाँ पे यूजुअली ब्लड स्टेन और एस्पिरेशन, दे विल बी लीनियर ओपेसिटीज हॉरिजॉन्टल या फिर पल्मोनरी ओपेसिटीज ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ एनी साइज और शेप, वेज शेप ओपेसिटी भी हो सकती है। तो दिस इज बेसिकली क्लासिक चेस्ट एक्सरे पिक्चर ऑफ पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म या इन्फार्क्ट ऑन चेस्ट एक्सरे। और आप देख सकते हैं लार्ज पल्मोनरी आर्टरी, वाई बिकॉज एम्बोलस यहाँ पे आके रिजाइड करके। अब इस पिक्चर को आपने डिफरेंशिएट करना निमोथोरक्स की पिक्चर से और निमोनिया की पिक्चर से, तो दो आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस यहाँ पे निकल गए। दूसरे आपने करानी है ECG पे आपको पैटर्न मिलता है S1Q3 T3 लॉन्ग विद T सेगमेंट या T वेव इन्वर्जन और राइट बंडल ब्लांच ब्लॉक, तो आपके दो और इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस वो निकल जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन और पेरिकार्डाइटिस। ब्लड गैसेस, आर्टेरियल ब्लड गैस कराते तो ऑक्सीजन कम हुई हुई है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इधर इट इज़ नॉर्मल और लो, तो ये टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर है। D डाइमर्स आर एलिवेटेड बट दे आर नॉट स्पेसिफिक ना, बट अगर एलिवेटेड हैं तो इसका मतलब है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ शक ज़्यादा है। द बेस्ट, एक तो अपनी चेस्ट एक्सरे, ECG, ABGs, D डाइमर्स, द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या नहीं है, द फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट वो CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी। और ये MCQ भी आया हुआ है जिसमें कि किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है और द फर्स्ट बेस्ट टेस्ट जो आप प्रेफर करेंगे वो CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी ही करेंगे। ठीक, हाउ वुड यू मैनेज द पेशेंट? प्रॉपर पोजीशन में रखें, सफिशिएंट ऑक्सीजन दे, IV फ्लूइड्स लें, डायूरेटिक्स को अवॉइड करें इस टाइम पे, डायूरेटिक्स और वेजोडाइलेटर्स को। हाँ, पेन के लिए आप ओपियोइड्स दें और एक्सटर्नल कार्डिक मसाज में भी सक्सेसफुल मोरिबेंड पेशेंट तो एक्स्ट्रा कार्डिक मसाज शुड बी गिवन टू पेशेंट्स। एंटीकोगुलेंट थेरेपी में हेपरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपरिन या फंडापरिनॉक्स और वारफिन दैट इज विटामिन K एंटागनिस्ट शुड बी गिवन।
नेक्स्ट थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स जिसमें एल्टेप्टेस एंड स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड इवन सर्जिकल थेरेपी है, मतलब सर्जिकल पल्मोनरी एम्बोलेक्टमी शुड बी प्रेफर्ड इन सच केसेस जिसमें बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए। केवल फिल्टर्स, इन पेशेंट जिनको हम एंटीकोगुलेशन थेरेपी नहीं दे सकते उनके इन्फीरियर वेना केवा में वेना केवल फिल्टर्स लगा देते हैं, दैट हेल्प के फ़ौरन जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना बने या कहीं भी एम्बोला जाके इस तरह के फीचर्स ना पेशेंट को जो है क्रिटिकल सिचुएशन में ना पहुँच जाए। फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ते रहते हैं। इसका एक पॉइंट याद रखें, पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या है कि मीन पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर 25 mm से ज़्यादा हो जाए। ऐसे हम कहते हैं ना पोर्टल हाइपरटेंशन 10 नॉर्मल है, 10 से 12 हो तो खतरा, और 12 सॉरी मैंने गलत बताया, 5 to 6 पोर्टल हाइपरटेंशन की नॉर्मल होती है ना, तो हम कहते हैं 10 पे पोर्टल हाइपरटेंशन स्टार्ट हो चुकी हुई है और 12 पे वेरिसेस बन सकते हैं। इस तरह इसमें कुछ है इस तरह का, लेकिन आप लोग सिर्फ ये याद रखना मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर 25 से ज़्यादा हो तो वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। ठीक, लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लूरल डिजीज़, और इसमें न्यूमोथोरक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमोथोरक्स का क्या मतलब है? न्यूमोथोरक्स होता क्या है? देयर इज़ न्यूमो एयर इन द थोरक्स, एयर बिटवीन द प्लूरल स्पेस एंड द लंग। स्पॉन्टेनियसली हुआ है, किसी इंजरी की वजह से हुआ है, ट्रॉमा की वजह से हुआ है, ये डिपेंड करता है। इसकी क्लासिफिकेशन भी है लेकिन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। एक स्पॉन्टेनियस है इसमें कि खुद ब खुद हो गया न्यूमोथोरक्स, या तो वो किसी प्रीवियस लंग डिजीज़ की वजह से हुआ है। अगर कोई प्रीवियस अंडरलाइंग लंग डिजीज़ थी, सीओपीडी था, सिस्टिक या फाइब्रोटिक लंग डिजीज़ थी, तो वो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स होगा। लेकिन अगर कोई लंग डिजीज़ नहीं थी, खुद ही ऐसे हो गया, लेट्स सपोज कोई स्मॉल बुल्ला था, प्लूरल ब्लेब था, वो रप्चर हो गया, तो दैट इज़ स्पॉन्टेनियस प्राइमरी न्यूमोथोरक्स। इसके अलावा किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ तो टेंशन न्यूमोथोरक्स है, या पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से हुआ, इडियोपैथिक या कुछ इस तरह, दैट इज़ ओपन न्यूमोथोरक्स। अब हम चलते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन पे। न्यूमोथोरक्स को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे? सबसे पहले चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे वुड डिफाइन द एज ऑफ द डिफ्लेटेड लंग। ये डिफ्लेटेड लंग है तो उसका एज, एंड देयर वॉन्ट बी एनी काइंड ऑफ लंग मार्किंग्स ऑन इट। इस चीज़ को, अच्छा जो न्यूमोथोरक्स है ना, इस चीज़ को आपने डिफ्रेंशिएट करना है प्री एग्जिस्टिंग एम्फिज़मेटस बुल्ला से। वो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे? दैट सीटी स्कैन से या चेस्ट एक्सरे से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कोई एम्फिज़मेटस बुल्ला वो भी तो लंग को इस तरह कोलैप्स शेप में रख सकता है। हाउ डू यू मैनेज द पेशेंट? पेशेंट की मैनेजमेंट में आपने देखना, पेशेंट तो अगर डिस्निक नहीं है, पेशेंट को ब्रेथलेसनेस की कंप्लेन नहीं है, और जो लंग एज है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है फ्रॉम द चेस्ट वॉल प्राइमरी न्यूमोथोरक्स स्टेज में, फिर नो नीड फॉर इंटरवेंशन, इट विल रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली इटसेल्फ। बट अगर इन यंग पेशेंट जिसमें जो है मॉडरेट या लार्ज स्पॉन्टेनियस प्राइमरी न्यूमोथोरक्स है, तो आपने परक्यूटेनियस नीडल एस्पिरेशन सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, या अब तो कहते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में दें, मिड क्लेविकुलर लाइन पे नीडल एस्पिरेशन, नीडल डिकम्प्रेशन करनी है, और फिर चेस्ट ट्यूब इंटुबेशन विद अंडर वाटर सील वो डाल देनी है। सेकेंड न्यूमोथोरक्स में भी ऐसे ही करना है, प्लस जो उसकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ की कॉज है उसको भी ट्रीट करना है। अब जिन पेशेंट में रिकरेंट स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स हो रहे हैं, लेट्स सपोज कोई प्राइमरी न्यूमोथोरक्स का केस है और उसको सेकंड एपिसोड हुई है, या फिर किसी को सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स होते हैं, कोई मतलब अंडरलाइंग डिजीज़ है और उसको फर्स्ट एपिसोड हुई है, तो दोनों सूरतों में फर्स्ट एपिसोड ऑफ सेकेंडरी न्यूमोथोरक्स या सेकेंड एपिसोड ऑफ प्राइमरी न्यूमोथोरक्स, दोनों केस में आपने उसकी कर देनी प्लूरोडोसिस, इधर बाय प्लूरल एब्रेशन या फिर पैराइटल प्लूरेक्टमी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ हाउ एंड हमारा रेस्पिरेटरी डिजीज़ एंड होता है। तो जज़ाकल्लाह खैर।